वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोदय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, भारत में जो हालात चल रहे हैं आजकल, जो धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा पाखंड फैलाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे आज हम। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडवाद फैला रहा है। पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम करना था, पिछले हफ्ते किसी कारण से नहीं आ पाए थे भाई साहब। तो आज हमारे साथ में नेशनल भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं वो जुड़े हमारे साथ में, लोकेश कटारिया जी। इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी लोकेश कटारिया जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम। सत श्री अकाल, जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जी स्वागत है ये आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमने बताया भी था कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी महंत जो बागेश्वर मध्य प्रदेश का निवासी है, जो वहां पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने पर बैठा हुआ है, खास करके इंडियन लोगों को वो बेवकूफ बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ हाल में ही कुछ समय पहले हमारे अनुसूचित जाति छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे अपने अनुसूचित जाति अहिरवार के समाज की एक बेटी की शादी समारोह में धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालीन गर्ग शास्त्री ने तमंचे के बल पर उनके साथ बदतमीजी की, वहां पर हवा फायरिंग की और जाति सूचक शब्दों से उन्हें अपमानित किया, जिसमें SC/ST एक्ट होने के एक्ट तुरंत बाद ही गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने दबाव में आकर उसकी गिरफ्तारी नहीं की थी, जिसमें नेशनल भीम आर्मी, बहुजन एकता मिशन, सामाजिक संगठन ने उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अन्य जिलों में, समस्त जिलों में महामहिम राष्ट्रपति, SC/ST आयोग भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनकी मेहनत भी रंग लाई और इसमें उसको पुनः गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस प्रशासन ने कोर्ट में पेश किया, जिसमें SC/ST एक्ट के तहत उसे आरोपी भी ठहराया गया और 44 ITC एक्ट के तहत उसे मुकदमा भी दर्ज था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि कोर्ट ने SC/ST एक्ट का आरोपी होने के बावजूद उसे बाहर से बाहर बेल जमानत देकर उसे बाहर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगवाधारी लोगों के लिए ये कानून के साथ जो उल्लंघन कर रहे हैं, ये भगवाधारी सरकार जो संविधान के अनुच्छेदों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, एक ऐसे देशद्रोही अपराधी को बाहर से बाहर बेल मिल जाती है? क्या इस देश का कानून के साथ या संविधान के साथ इन्होंने जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, हम नेशनल भीम आर्मी की ओर से मध्य प्रदेश की कोर्ट पर और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या जातिवाद या धर्म संविधान से बड़ा हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ महामहिम राष्ट्रपति से, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूँ SC/ST आयोग के चेयरमैन साहब से, क्या आप लोग संविधान से बड़े हो गए? क्या संविधान से बड़ा हो गए? ये मतलब इसमें जो धीरेन्द्र, मुझे इसके बारे में जानकारी थी, इसके लिए अपना सॉरी, इसके लिए बता बना कि जो ये तमंचे के जोर पर वहां लड़की को उन्होंने धमकी वगैरह जो भी दिया है उन्होंने, तो इसकी वजह से मतलब इनको गिरफ्तार भी किया गया, फिर बाद में छोड़ भी दिया। ये शैतानियत मतलब कौन कौन से इसमें हाजिर, मतलब पुलिस वाले जो मेरे ख्याल पकड़ना, पुलिस वाले को तो गलती नहीं है इसमें, कोर्ट की गलती है कि कोर्ट ने उसके बाद में भी छोड़ दिया उनको। ये कौन जज का नाम अगर हो पता तो इसके बारे में बताया, कि ब्राह्मणों के अंदर जो जज होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि इसमें जो अंग्रेजों ने बताया कि ब्राह्मणों में इतना दम नहीं है कि वो सही फैसला कर सके, उनके खून में ही दम नहीं है। तो हो सकता है शायद वो ब्राह्मण जज ने ही किसी ने फैसला सुनाया हो। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? देखो, इस देश का संविधान और कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद, तानाशाही चल रही है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री खुद माननीय प्रधानमंत्री जी का खास बिल्कुल चमचा है, RSS और शंकराचार्य का वो शिष्य है। तो कहीं ना कहीं ये जाति के उसे बचाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। हमने एक वीडियो के जरिए और एक मैसेज के जरिए पता भी किया था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उस पीड़ित परिवार का पानी तक बंद करा दिया था। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कानून से बड़ा हो गया? या धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया? या धीरेन्द्र शास्त्री उन जजों से बड़ा हो गया? समस्या ये नहीं है। समस्या इस देश की जड़ की समस्या ये है, इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद इतना पनप चुका है कि आज सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो,
न्यायपालिका हो या आपका मीडिया हो या कुछ भी हो, A to Z, इन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। ये 15% लोगों ने इस देश पर ऐसा कब्जा कर चुके हैं, और ओबीसी समाज को तो इतना कैप्चर कर लिया इन लोगों ने कि SC ST OBC को ये कतई एक नहीं होने देंगे। ये इनका बहुत बड़ा एक प्लान है, षड्यंत्र है। और आज जो कुछ मिला, अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम लोगों को भी आज वही गुलामी करनी पड़ती, ओबीसी को भी वही गुलामी करनी पड़ती। ये ब्रिटिश सरकार की एक बहुत बड़ा उपकार है इस देश में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, कि उन्होंने बाबा साहब को आगे करके हम लोगों को हमारा हक और अधिकार दिलाने का काम किया। जी जी। लेकिन अगर देखा तो ऐसा जा रहा है ना, आजकल जो बाबा साहब ने जो हकूक दिए थे आप लोगों को, जो मतलब इसमें बहुजनों को आजादी दी थी, या बहुजनों को उसमें जो भी मिला है, बहुजन तो मेरे ख्याल से बहुजनों का आज बहुजन के दो बहुजन लीडर बने बैठे हैं आजकल की डेट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब ने 85% को आजाद कराया, लेकिन 85% ने एक मतलब बाबा साहब के सपने को चकनाचूर कर रख दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुजन लीडरों की वजह से आज समाज गुलाम है, और बहुजन लीडरों की वजह से आज जो है ये धक्के खा रहे हैं। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं है 15% जो लोग आप लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे या कुछ करेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? देखो, इन ब्राह्मणवाद लोगों ने 15% लोगों ने इस देश का बहुत बड़ा बेवकूफ बना रखा है। ओबीसी को SC से लड़ाते हैं, और वो SC को OBC से लड़ाते हैं, और OBC से ये क्षत्रिय को लड़ाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्रोप्लान एजेंडा है। और खास करके मैं बता दूं, OBC समाज अभी भी नहीं जागा, तो ध्यान रखना, इनका आरक्षण तो खत्म हो चुका है। एक दिन वो आएगा कि अब तो हम झटका झेल रहे, लेकिन OBC लोगों पर इनका झटका नहीं झेला जाएगा। ये 15 OBC समाज का ब्रेन वॉश किया हुआ है, उनके लीडरों का बेवकूफ बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र की जो घरवाली है, वो योगी आदित्यनाथ जो अब मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनकी सगी बुआ की लड़की है उनके घर में। तो एक और है, दो, तो ये तो रिश्तेदार है। ये तो सच बताए, उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति समाज का बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों ने अलग अलग पार्टी बनाकर, क्योंकि इनका ये प्लान है कि उत्तर प्रदेश में खास करके SC समाज की कोई बेटी या कोई मुख्यमंत्री न बन जा। इन्हें प्रॉब्लम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती दर्ज किया है। और जो लोग, मैं बता दूं, जो लोग बहन जी पर उंगली उठाते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, अपनी बहन बेटियों को बाहर निकाल कर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। आज तो फिर भी समाज बहुत जागरूक है, बहुत क्रांतिकारी बच्चे पे आज फील्ड में दौड़ रहे हैं। लेकिन उस समय में लोग डरते थे, वोट डालने से भी डरते थे। उस समय में बहन जी ने साहब कांसीराम जी के साथ संघर्ष किया, और ये उत्तर प्रदेश की जनता है कि साहब कांसीराम जी के सहयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, जहां पर बाबा साहब की कर्म भूमि रही है, वहां पर साहब कांसीराम जी को निराश होकर लौटना पड़ा। तो ये जितने भी अपने क्या नाम है, ये महाराष्ट्र के जो लीडर है, दलित लीडर है हमारे, वे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आकर अपना चेहरा चमकाने पर लगे हुए हैं। इनसे आज तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाई गई। तो इसमें बताएं, जैसे मतलब देखिए इसमें क्या होता है ना, बोलते तो 85% भारत के लोग हैं, 85% नहीं 85 करोड़ इसमें टुकड़े हो पड़े इनके, और 15% जो है ना, 15% उनके 15 पौधे एक जगह है, लेकिन 85% लोगों के 85 करोड़ टुकड़े हो पड़े हैं। तो इसमें जब एकता ही नहीं है, तो इनमें कैसे सुधार आएगा, और कैसे अपने राष्ट्र को संभाल पाएंगे? लोकेश जी, अब बताएं इसके बारे में कि जो 85 करोड़ 85% के 85 करोड़ टुकड़े हो पड़े, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो इनको एक साथ इकट्ठा कैसे लाया जा सकता है? ये जो पाखंडवाद फैला हुआ है, इसको तो लात मार के भगाएंगे यहाँ से, क्योंकि जब तक हम साथ बने होंगे इकट्ठे, हमारी जो शक्ति, मानसिक शक्ति है, पैसे की शक्ति बर्बाद हो रही है, इनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जहां पर पूरे देश के अंदर जिस दिन ओबीसी समाज जागरूक हो गया, ओबीसी समाज को अपना इतिहास पता लग गया, जिस दिन उसे संविधान की नॉलेज हो गई, जिस दिन उसे अब हक छीनने लग रहे ओबीसी समाज के,
धीरे धीरे ऐसी इनका हक अधिकार छिनेंगे, तब जाके ये एक होंगे। और दूसरी बात, उन्होंने आज जो 15% लोगों ने इस देश पर कब्जा किया हुआ है, उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है और बहुत समय से उनका संघर्ष है। हमारे लोग केवल एक दिन संघर्ष कर अपने आप को ये सोचते हैं कि हमने पूरा किला फतेह हासिल कर लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि एक तो हमारे समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वो लोग केवल एक ही दिन बैठ सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन उनके बच्चों को खाने के लिए कहां से आएगा। और जो वे लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए हमारे ही समाज के और ओबीसी समाज के लोग आज वर्क कर रहे हैं। मैं बता दूं, आरएसएस में एससी और ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उन पर राज करने वाला है मोहन भागवत, जो एक जनरल कैटेगरी से आता है। आज इस देश का बेड़ा गर्क करने में आरएसएस का इतना बड़ा हाथ है। शिक्षा का प्राइवेटेशन कर दिया, गवर्नमेंट जॉब का प्राइवेटेशन कर दिया, यहां तक कि आज महंगाई इतनी स्तर पर पहुंच चुकी है कि अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करना और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आदमी पूरे दिन संघर्ष भी करेगा तो सही तरीके से दाल रोटी का भी गुजारा नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन है इस देश की। इस देश को फिर दोबारा से नहीं, दरअसल क्या है, वो तो देखो जो आपने बात बोली ना, ये कि वो लगातार प्रयास करते हैं गुलाम बनाने का। मुझे मेरा अंदाजा अपना ऐसा है कि ब्राह्मण जो लोग हैं, ये भारत को कम से कम भी 22 घंटे रोजाना देते हैं गुलाम बनाने के लिए। हर आदमी जो कैटेगरी है वो तकरीबन 20-22 घंटे रोजाना इसमें सोचता है कि इनको गुलाम कैसे बना गया, इनको लूटा कैसे जा सकता है, इनको मारा कैसे जा सकता है। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं ना, वो मुश्किल से 1% भी नोने जो जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी सबके तो सो रहे पड़े हैं सुस्ती नींद पे, जैसे मतलब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। वो सोचे कि दूसरा जो अच्छे काम है वो दूसरा करेगा, मैं क्यों करूँ दूसरे अच्छे काम को। ऐसा सोच, ऐसी हर एक आदमी की सोच बड़ी बैठी है कि अच्छा काम दूसरा करे, मैं उसके पीछे चलूं, और बुरा काम मैं खुद करूं जा करके, ऐसा मैं बड़ा ऐसा। तो इससे जो है ना, मतलब जब तक आदमी वो तो है ना भाई, जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो तो बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, उनमें जान भी चली जाए कुछ भी करें वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी ईमानदारी का काम भी ईमानदारी से नहीं करते। एक बार करते हैं, दोबारा घर बैठ जाते हैं जाकर, चलो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अगर वो अरबों खरबों लगा करके, आज शायद आपको पता होगा इसकी खबर का, कि हमने कि डिश इन्फो लैब है अमेरिका में कंपनी एक, उन्होंने एक खबर निकाली है इनकी कि भारत के जो राज एशिया है, इसने 119 कंट्रियों में कम से कम भी 750 से ज्यादा कोई मीडिया, फेक मीडिया चला रखी है, जिसकी वजह से ये झूठ फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये झूठ फैलाने का कम से कम भी अरबों रुपया खर्च करते हैं रोजाना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 5 रुपए भी देते हैं, जान निकलती है हमारा, मतलब इसमें मीडिया के लिए लोगों की। तो ऐसे हालात से बने, जब अरबों रुपए लगा करके झूठ फैला सकते हैं, तो उसको लाखों फैला करके हम सच दबा सकते हैं, दफन कर सकते हैं। अगर लाखों रुपया सच्चे मीडिया फैलाने में लगाएंगे, तो उसको ये मनुवाद की मीडिया को उड़ा कर रखेंगे, उसको जैसे धुआं उड़ जाता है उड़ जाएगा सामने से। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, पाखंडवाद हम बचेंगे नहीं बचेंगे बात की बात है। हमें फिलहाल जो है ना, ये अपने राज खतर तक जाने तक क्या करना चाहिए हमें। देखो, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में हमारे समाज के लोग जितने भी सोशल वर्कर हैं, केवल अपना चेहरा चमकाने पे लगे हुए हैं। उनका मतलब उन्हें समाज से नहीं है, समाज किस दुख में है, समाज की समस्या क्या है, समाज की डिमांड क्या है, समाज को जरूरत क्या है, उससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उनका उल्लू सीधा हो, चाहे समाज गड्ढे में गिर जाओ। कड़वा सच तो है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं 12-13 राज्यों घूम चुका हूँ इंडिया के। कंडीशन ये है कि कुछ समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, और वे ठेकेदार इस तरीके के हैं, कहीं पर भी कोई बलात्कार, कोई भी एट्रोसिटी होती है तो उसको पहले तो बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल पे ले जाएंगे, फिर बाद में से कंप्रोमाइज करके उस पर पैसे खा के बैठ जाएंगे। क्योंकि हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या, जो भी लीडर बनता है और जिस पर भी समाज विश्वास करता है, अक्सर समाज के लोगों को वही लोग धोखा देते हैं। मैं माननीय बाबा साहब कांसीराम जी के बाद, बहन जी के बाद, मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई दलित लीडर बचा हो जो अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई से कार्य कर रहा हो। और हमारे जो पूजनीय भंते जी है, या हमारे गुरु रविदास या रविदासी समाज के जो महात्मा लोग हैं, वे भी अगर अपनी ईमानदारी से
इस समाज को आगे लेके चले और वो गाइडलाइन करके चले और इन युवाओं को सही दिशा में लेके चले, तो इस समाज में एक नया परिवर्तन आ सकता है। सर्विस के दौरान हमारे लोग थोड़े बहुत हैं जो बेचारे मदद कर देते हैं, वरना सर्विस के दौरान तो वे लोग समाज को जरूरत क्या है, समाज को शिक्षा रोजगार मिल जाए ना, तो इस देश के अंदर इन पाखंडी बाबाओं का इलाज ऐसा हो जाएगा और इस ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मेन चीज है, इस देश का अगर भला हो सकता है तो वो शिक्षा और टेक्नोलॉजी से हो सकता है। और हमारे समाज में सबसे ज्यादा नशा और पाखंडवाद को प्री प्लान इन मनोवादी एंड कंपनी यानी कि ब्राह्मणों ने बहुत अच्छे से कैप्चर कर अंदर इनकी नसों में जिस तरीके से ड्रग्स और अफीम ड्रग्स पहुंचाया जाता है ना, इसी तरीके से हमारे समाज के लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर युवक, हर बहन बेटी के, हर इंसान के अंदर इन्होंने ब्रेन वॉश कर पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद को इस तरीके से घुसा दिया है कि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। निकल तो जाएगा लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए वो आपने एक बात कही थी कि हर कोई ये चाहता है कि समाज में परिवर्तन आ जाए, लेकिन करेगा कौन? हर कोई भगत सिंह पैदा हो जा, उधम सिंह पैदा हो जा, लेकिन मेरे घर में ना पड़ोसी के हो जा। समाज में परिवर्तन तो आ जा, समाज में बहन बेटी सुरक्षित तो हो जा, हमारे आरक्षण की हक लड़ाई तो लड़े जा, लेकिन मैं ना लड़ू, मेरे बराबर वाला लड़े। जी जी जी। तो इसकी भाई लोकेश भाई, हम इसकी शुरुआत करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर के शुरुआत करेंगे इसकी। आप इसका प्रोग्राम निपटा दीजिए पहले, बस आप 1 करोड़ आदमी दीजिए मुझे जो सिर्फ 100 रुपए डोनेशन का निकाल कर दे सकते हैं। अब मैं आपको लिख कर देता हूँ, जो चीज लिखी होंगी वो सारे काम होंगे उसमें, और 31 महीने में भारत की हम तकदीर बदल कर रख देंगे और तस्वीर बदल देंगे। और यहाँ पर हर एक स्टेट में 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा, कम से कम की बात बता रहा हूँ, ज्यादा मिल सकता है, लेकिन हर एक स्टेट में रोजगार मिलेगा, एजुकेशन फ्री हो जाएगी, हेल्थ फ्री हो जाएगी। ये हम लिख कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको ऐसा हम करेंगे। और ये जो बहुजन समाज के लोग ही उसके मालिक होंगे, और बहुजन लोग ही आने वाले वक्त में इसके भारत के राजे महाराजा होंगे, जैसे पहले 5000 साल पहले हुआ करते थे। और जो ऐसे ही आने वाले वक्त में अगर वो सिर्फ मुझे 1 करोड़ आदमी से दे दीजिए, तो ये सिर्फ 100 रुपए डोनेशन निकाल सकते हैं महीने का। फिर हम कैसे बदलते सिस्टम को? जी आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, आज एक कार्यक्रम में शरीक होना है, मेरे जिले में ही, होम टाउन में कार्यक्रम है आज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जेल भेजा जाए। हमें रोड पर मजबूर मत कीजिए आने के लिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जेल नहीं गया तो ध्यान रखना पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन होगा, और अगर वहां तोड़फोड़ होती है या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार और वहां का कोर्ट होगा। जी जी, ये आप इसमें चेतावनी है। जी 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 जी। नहीं तो इसमें क्या है, अपनी ताकत को सही इस्तेमाल करें। भोजन पैसा भी है, भोजन की जो ताकत है, पैसे की ताकत है, आत्मविश्वास की ताकत को सही इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। यार एक दिन ये सबके सब चरणों में आगे के मत्था टेकने ऐसी बात नहीं है। संत रविदास भी कहते हैं ना कि सच्चाई के मार्ग पे चल करके जो है ना, उनके भी पैरों में फिर ब्राह्मण मत्था नाक रगड़ा करके। आने वाले वक्त में ऐसा होगा अगर हम मजबूत रहे और एकता के साथ में। तो लोकेश कटारे, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। तो आने वाले वक्त में फिर हमसे किसी मौके पर इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।